सर्टिफिकेट के बारे में हम लोग देखेंगे। लास्ट क्लास में मैं उसके बारे में बताना भूल गई थी एंड मोस्ट प्रोबेबली इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग फोरकास्टिंग का प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करने वाले हैं। सो लास्ट तक बने रहें टू नो अबाउट द सर्टिफिकेट वाला थिंग एंड टू लर्न द प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ द फोरकास्टिंग। Hey everyone, this is Chetna Lalwani and welcome back to another class of FMV. That is to say the part 2 of forecasting in FMV. Last class में मैंने theoretical part को cover किया था हमारे FMV का और इस क्लास में हम लोग practical perform करने वाले थे. But one of the student asked me and required कि हम लोग जो है उसको जो डिटेल वाली फोरकास्टिंग थी दैट इज क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग वाला पार्ट था उसके बारे में बताओ। एंड आफ्टर द डिस्कशन ये कंक्लूड उसने किया था कि आप जो है उसका थ्योरेटिकल पार्ट बता दो, भले प्रैक्टिकल मत बताओ। सो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखो फोरकास्टिंग में क्या होता है, हम लोग एक एक करके चीजें समझने वाले हैं, उस पर डिटेल में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फोरकास्टिंग द P&L एंड रिवेन्यू आइटम्स के बारे में देखते हैं। क्या बोला गया है कि आप देखो फोरकास्टिंग P&L आइटम्स। ठीक है, अगर आप ना फोरकास्टिंग कर रहे हो ना तो आपका सबसे मेजर फोकस जो रहेगा वो रिवेन्यू के ऊपर होने वाला है। ठीक है, क्यों होने वाला है इस पे हम लोग पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखो, रिवेन्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जब भी आप फोरकास्ट कर रहे हो फाइनेंशियल्स को, मतलब कि आपका सेल्स। क्यों? क्योंकि इसी से सारी ही चीजें लिंक्ड रहती हैं, चाहे वो आपका कॉस्ट हो गया, चाहे वो आपका प्रॉफिट हो गया, बिजनेस का ऑपरेशन हो गया, ईच एंड एवरीथिंग। एट लास्ट हम तो यही देखते हैं ना कि कंपनी का धंधा सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो रिवेन्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इस पे थ्योरी क्या लिखी हुई है, हम लोग कल जैसे इसको रिपीट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग के कुछ क्या कहते हैं थ्योरेटिकल पार्ट कवर करने वाली हूँ। मेजर उसके क्या ऐसे एस्पेक्ट रहते हैं कि जब आप क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग करते हो तो आपको ध्यान देने पड़ते हैं या क्या उसको अफेक्ट करता है, जैसे टॉप डाउन अप्रोच, ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके आइटम देखेंगे एंड देन हम लोग जो क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग है अपना परफॉर्म कर देंगे एक्सेल शीट पे। ठीक है, सबसे पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेल्स एज दिस वैल्यू विल सर्व एज अ बेस फॉर मेनी अदर आइटम्स वी विल हैव टू फोरकास्ट। यही चीज मैंने बोली कि हम लोग क्या करते हैं, रिवेन्यू को सबसे पहले फोरकास्ट करते हैं, क्योंकि रिवेन्यू जो रहता है वो एक बेस बन के आता है, बाकी सारी चीजों को फोरकास्ट करने की मदद करता है। ठीक है, दो मेन अप्रोचेस रहते हैं फोरकास्टिंग करने के। सबसे पहला जो मेन अप्रोच रहता है वो होता है टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से नीचे आना। मतलब कि क्या होता है, अ जनरल आइडिया बेस्ड ऑन टॉप लेवल व्यू। आपको पता है बर्ड आई व्यू मतलब समझते हो? बर्ड आई व्यू मतलब कि क्या, बहुत आसान भाषा में बता रही हूँ, आर्ट्स वाले जो लोग होते हैं ना उनको ज्यादा समझ में आता है। देखो, अगर आप ऊपर से कोई चीज दिखते हो तो आपको वो वाइडर सेंस पे दिखती हो, पूरी कवरेज मिलती है। अगर ऊपर से कोई बर्ड नीचे की देख रही है तो उसको पूरा कवरेज मिलेगा बट डिटेल कवरेज नहीं मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप फ्लाइट पे बैठे हो, ऊपर से आपको पूरी सिटी दिखेगी पर क्या डिटेल में चीजें दिखती हैं? नहीं दिखती हैं, तो वो टॉप लेवल व्यू हमारा कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग टॉप लेवल व्यू के बेसिस पे फोरकास्टिंग करते हैं। मतलब ऊपर ऊपर बेसिस पे, जनरल बेसिस पे हम लोग सेल्स की फोरकास्टिंग करने वाले हैं, डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। कैसे डिटेल में, इसको समझते हैं। वी कैन फॉर्म अ जनरल आइडिया विदाउट गोइंग इनटू स्पेसिफिक्स। वही चीज बोला कि हम लोग एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि इतने पर्टिकुलर पीरियड्स में, जैसे 5 साल का पीरियड हो गया, 10 साल का पीरियड हो गया, उस पीरियड में जनरली हमारी सेल्स कितनी जाने वाली है। स्पेसिफिक नहीं जाएंगे। कोई भी कंपनी क्या सिर्फ एक प्रोडक्ट पे डील करती है? नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो हम लोग जनरल बेसिस पे सेल्स का परसेंटेज निकालेंगे कि इस पर्टिकुलर कंपनी की सेल्स है जनरल बेसिस पे इतनी बढ़ेगी। एक एक प्रोडक्ट का एक एक चीज डिटेल में नहीं जाना, उसको टॉप डाउन अप्रोच का यूज करना बोलते हैं। दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड व्हेन देयर आर लिमिटेड इंटरनल डाटा अवेलेबल और द मार्केट इज टू कॉम्प्लेक्स टू एनालाइज इन डिटेल। दो रीजंस होते हैं कि हम लोग टॉप डाउन अप्रोच का यूज करते हैं। सबसे पहला रीजन जो रहता है वो ये रहता है कि आपका जो इंटरनल डेटा रहता है वो आपके पास कम है, आपके पास ज्यादा डेटा नहीं है कि आप उसका यूज करके फोरकास्टिंग कर सको। दूसरा मेन रीजन रहता है कि मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसकी एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये दो मेन रीजंस रहते हैं जहां हम लोग टॉप डाउन अप्रोच का यूज करते हैं। कैसे करने वाले हैं, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला रहता है, टोटल मार्केट साइज इनटू मार्केट शेयर हमारा रिवेन्यू आता है। मतलब कि क्या, टोटल मार्केट साइज को समझते हैं,
सेल्स जनरेटेड बाय ऑल कंपनी इन अ इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में सारी कंपनी मिलके कितनी सेल्स जनरेट कर रही है। आई होप कि आपको समझ में आ रही है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल कंपनी एंड अ होल इंडस्ट्री। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सारी कंपनी मिलके कितनी सेल्स जनरेट कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट साइज इतना है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। उसको जब आप मार्केट शेयर से कंपेयर करते हो, मतलब कि क्या, परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंपनी। मतलब कि ये मेरी इंडस्ट्री है, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सारी कंपनी मिलके इतनी सेल्स जनरेट कर रही है। ठीक है, और मेरी कंपनी जिसका नाम है चेतना प्राइवेट लिमिटेड, तो वो पर्टिकुलर कंपनी उस पूरी सेल का कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज मेरी कंपनी का सेल बिलोंग करता है। इट मींस कि अगर उस कंपनी में 100% सेल है, ठीक है, तो उसमें से कितनी परसेंटेज सेल मेरी कंपनी के द्वारा की गई है। 10 मिलियन है, अगर मेरी कंपनी ने सिर्फ 1 मिलियन का सेल किया है तो 10 में से 1 मिलियन की सेल जो है वो मेरी कंपनी कर रही है। तो जब आप पूरे मार्केट साइज में से अपना परसेंटेज, अपना मार्केट शेयर निकालते हो तो आप उसके बेसिस पे रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हो। इसमें क्या हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में गए, स्पेसिफिक डिटेल्स में गए? नहीं, टॉप डाउन अप्रोच है। मतलब कि क्या, हम लोग ऊपर ऊपर देख रहे हैं कि मार्केट साइज इतना है, मेरे परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इतना जाता है सेल्स का, तो इतनी मेरी सेल्स होने वाली है। एकदम लेमेन बेसिस पे जाता है। ठीक है, सो द फोरकास्ट ऑफ रेवेन्यू इन अ 5 or 10 year मॉडल so be based on top down approach and it should be blend between the industry macro insights analysis of historical performance। टॉप डाउन अप्रोच मतलब कि क्या, 5-10 साल का मॉडल ये बनाते हैं हम लोग, जहां पे हम लोग इंडस्ट्री के फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं, जहां पे हम लोग मैक्रो इंसाइट्स मतलब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मैक्रो पे ध्यान देते हैं, माइक्रो पे नहीं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं एंड साथ ही साथ अपनी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। इसको पॉइंट को हिस्टोरिकल वाला नहीं भी बोलती, सो इट वाज इम्प्लाइड कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस वाला चीज तो आने वाला है। इफ द ग्रोथ यू आर फोरकास्टिंग डेविएट्स फ्रॉम द पास्ट परफॉर्मेंस योर मॉडल बिकम्स लेस डिफेंसिबल। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देखा कि आपका जो है पीछे इस तरीके से जा रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा भी आपका डेविएट नहीं करना चाहिए। भाई आप बोल रहे हो कि मेरी पिछले 5 सालों से सेल कुछ इस तरीके से जा रही थी, 15 मिलियन, 14 मिलियन, 13 मिलियन, 16 मिलियन, 14 मिलियन। ठीक है, ये इस तरह के सेल लाइन। अब आप बोलोगे कि मेरी नेक्स्ट ईयर की सेल जो है वो 20 मिलियन चले जाएगी या सिर्फ 10 मिलियन जाएगी, तो इतना भी ज्यादा डेविएशन नहीं आना चाहिए आपके मॉडल में, लेस डिफेंसिबल बन जाता है। डिफेंसिबल आपको मतलब पता है। ठीक है, अब आता है आपका बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच मतलब कि क्या, आप एक वाइडर पर्सपेक्टिव से सेल को डिफाइन करने वाले, स्पेसिफिक डिटेल्स पे जाने वाले। कंसीडर ऑल स्मॉल डिटेल्स एडिंग अप टू द टोटल फिगर। हर छोटी छोटी डिटेल्स को हम लोग कंसीडर करते हैं और एक टोटल फिगर ऑफ सेल्स का फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, इस पे क्या हुआ कि हमारे मान के चलो 3 प्रोडक्ट है, तो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी का हम लोग सम करते हैं। सेल्स कैसे आते हैं कि देखो, मेरा प्रोडक्ट ए में हमारे नंबर ऑफ क्लाइंट्स इतने हैं और वो प्रोडक्ट को मैं इतने रुपीज में बेचती हूँ, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ क्लाइंट इनटू प्राइस, उतनी हमारी सेल्स आ जाएगी प्रोडक्ट ए की। वैसी बी की, वैसी सी की, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे कंपनी में और भी बहुत सारी डिटेल्स आती है, नॉट जस्ट दिस 2 डिटेल्स, बहुत सारी डिटेल्स आती हैं, उसके बेसिस पे आप सेल्स को निकालते हो। अब कॉमन सेंस की बात लगाते हैं, जब आप टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हो ना, तो मतलब आप वाइडर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, ज्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो आप अगले 5 अगले 10 सालों का देख सकते हो। लेकिन अब जब आप बॉटम अप अप्रोच को यूज कर रहे हो, बॉटम अप अप्रोच को यूज कर रहे हो, तो वहां पे आप मैक्सिमम पीरियड 18 मंथ्स का ले सकते हो, 18 महीने तक के का आप सेल्स कर सकते हो, क्योंकि उससे ज्यादा आप डिटेल एनीवेज एनालाइज नहीं कर सकते। क्यों? जितनी ज्यादा ग्रेटर लेवल तक के आप जाने वाले हो बॉटम अप अप्रोच में, उतना ज्यादा आपका मॉडल गलत बन सकता है। देखो, इसमें आप डिटेल्स में जाने वाले हो, फ्यूचर कितना अनसर्टेन है, इतनी बारीक डिटेल क्या अगले 5 साल 10 साल तक के सेम वे में कंसिस्टेंट रहने वाली है? नहीं रहने वाली है, वो चेंज होने वाली है। तो क्या बोला गया कि 18 महीना इज अ रीजनेबल थिंग, जहां तक कि आप उसको फोरकास्ट करो, उससे ज्यादा कोई उसका सेंस नहीं बनता है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट, वेट, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो और हमारे पीएनएल का और आइटम से, या दूसरा हो सकता है कि हम लोग क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग करें। तो एक काम करती हूँ, मैं आपको और पीएनएल के आइटम्स और बैलेंस शीट के आइटम्स को कंसीडर कर लेती हूँ, उसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेती हूँ, फिर क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग में हम लोग जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैसे करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो रहता है मतलब कि ऐसा कॉस्ट जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है। मैंने सीओजीएस की मीनिंग बहुत डिटेल में पिछली क्लासेस में कवर की है, तो आप उसको देख लेना, मैं आई बटन पे उसको डाल दूंगी, ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली मॉडल रहता है ये। सीओजीएस आर टिपिकली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ प्रोडक्शन, पर्सनल एंड सो ऑन, मतलब कि प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जो कॉस्ट लगती है वो हमारी सीओजीएस कॉस्ट होती है। वी एग्रीड वी कैन अप्लाई अ बॉटम अप अप्रोच फॉर अ 5 to 10 वी एग्रीड वी कांट अप्लाई अ बॉटम अप अप्रोच फॉर 5 to 10 ईयर, दैट्स व्हाई सीओजीएस इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू। क्या बोला गया कि हम लोगों ने बोला कि भाई हम बॉटम अप अप्रोच मतलब इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन अगले 5 साल तक की हम लोग नहीं कर सकते। भाई अगले 18 मंथ के लिए बोल सकती हूँ मेरे नंबर ऑफ क्लाइंट्स इतने, क्या मैं 5 साल तक बता सकती हूँ कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स मेरे इतने रहेंगे? नहीं, ऑब्वियसली बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, सेम भी रह सकते हैं। तो हम लोगों ने बोला कि भाई ठीक है, हमारा बॉटम अप अप्रोच जो रहता है वो 5-10 सालों वाले में चीज में काम नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सीओजीएस को एज अ परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट वी सी द परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू दैट सीओजीएस रिप्रेजेंटेड हिस्टोरिकली। पिछले सालों में हमारा सीओजीएस हमारे सेल का कितना परसेंटेज रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे के कितने हमारा सीओजीएस हमारे सेल्स के कितने परसेंटेज रहने वाले हैं। एंड वो तो कॉमन सेंस की बात है, भाई सेल्स बढ़ेगी उसी के प्रोपोर्शन में तो आपके एक्सपेंस बढ़ते हैं, बट जितनी सेल्स बढ़ती होती एक्सपेंस नहीं बढ़ते, और ये बात मैंने डिटेल में कवर की थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आपका जो कॉस्ट है वो सेल्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा, वो पहले कितने उसके परसेंटेज आ रहे थे, अभी भी उसी के बेसिस पे उसके परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कॉस्ट रिलेटेड टू सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? आपके सेलिंग जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके आ जाते हैं आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और इसको भी हम लोग एज अ परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डीएनए। डीएनए क्या रहता है? डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन के बारे में बोला गया है। अब डेप्रिसिएशन की जहां बात आई तो वहां पे आपकी आ जाती है बात फिक्स्ड एसेट्स की, ठीक है। इसको यूजुअली फिक्स्ड एसेट के जो शेड्यूल बनाया जाता है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। डीएनए इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट बीइंग यूज्ड अप एंड एक्सपेंडेड इन अ फाइनेंशियल पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में मेरा फिक्स्ड एसेट कितना यूज हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा डीएनए। अब इसके लिए तो हम लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं, एसएलएम होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, या WDV होता है। अब ये कॉमर्स स्टूडेंट के को तो पता होगा, अगर नॉन फाइनेंस स्टूडेंट हो मतलब कॉमर्स वाली फील्ड के नहीं हो तो मैं बता रही हूँ। हम लोग जब डेप्रिसिएशन निकालते हैं मतलब फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं ना, तो डेप्रिसिएशन निकालते हैं हम ये मान के चलते हैं क्योंकि हर साल हमारा पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट इतना परसेंटेज यूज हुआ है, तो उसके लिए हम लोग उसकी अमाउंट को कम करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने उसकी अमाउंट को डेप्रिशिएट किया है। उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, जहां पे क्या होता है कि हम लोग सेम अमाउंट जो रहता है वो हर साल नंबर ऑफ जो लाइफ पीरियड रहता है एसेट का, मैं बोलूंगी मेरी मशीनरी 5 साल चलने वाली है तो 5 साल में हर साल 10-10 हजार उसको डेप्रिशिएट करूंगी। या होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसमें क्या होता है कि आज जो उसकी इस ईयर में जो उसकी वैल्यू है उसके कुछ परसेंटेज निकाल के भी मैं वैसे कर सकती हूँ। तो अलग अलग मेथड होते हैं, इसलिए ये डायरेक्टली जो रहता है उससे लिंक्ड रहता है, जिसपे अमाउंट ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट्स और न्यू एसेट्स दोनों की ही चीजों का फर्क आने लग जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट जो रहता है आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, डेट हो गया, लोन हो गए, बोरोविंग्स हो गई, इन सब से रिलेटेड रहता है, तो इंटरेस्ट उससे रिलेटेड रहता है। यूजुअली डेट शेड्यूल जब बनाते हैं वहां पे इसकी फोरकास्टिंग होती है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ फर्म हैज एंड रीपेमेंट एग्रीड विद द लेडर्स, ठीक है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस का तो यार कॉमन सेंस है, अगर आपने डेट लिया है तो डेट का कितना परसेंटेज ऐसा इंटरेस्ट लगेगा ये हमको पता रहता है। बैंक से लोन लिया है तो वो चीज तो ऑलरेडी प्रीडिफाइंड रहती है ना कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो उस पर ऐसा कोई खास फोरकास्टिंग वाली चीज नहीं होती, बट उस पर बताया गया है करके इतना परसेंटेज ऑफ लोन रहता है, और अग्रीड टर्म्स और कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट्स की बेसिस पे होता है वो चीज। दूसरा आ जाता है रीपेमेंट कब है, उसके बेसिस पे हम इंटरेस्ट निकालते हैं। या इंटरेस्ट इज अ बेसिक पॉइंट, मतलब लोन कितना है उसका इतना परसेंटेज हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उस पर कुछ नहीं है। टैक्सेस अपना वही हमारा जो ईबीटी रहता है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस, इनटू आपका
स्टैट्यूटरी टैक्स रेट। तो ये चीज हो गई हमारी फोरकास्टिंग पीएनएल आइटम्स के ऊपर। अब ऐसा मत सोचना कि मैंने पूरा 100% कवर कर लिया। मैंने एक मेजर जितना मैं आइडिया दे सकती थी कि किस तरीके से फोरकास्टिंग होती है, उसको मैंने बहुत छोटी सी चीज के एग्जाम्पल्स के बेसिस पे मैंने उसको कवर करने की कोशिश की है। इट्स नॉट दी 100%, लेट मी टेल यू। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फोरकास्टिंग बैलेंस शीट आइटम। अच्छा, नाउ यू माइट बी थिंकिंग यार 100% क्यों नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में मैं आपको कितना ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जब तक वो चीजें प्रैक्टिकली आप चीजें किसी कंपनी में होके या एज अ पर्सन जो फाइनली फोरकास्टिंग करे उस बेसिस पे नहीं देख सकते, तो उसको मैं कितना ही एक्सप्लेन कर पाऊंगी। इसलिए जितना मैक्सिमम इस वीडियो के बेसिस पे मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वहां ऐसे हो सकता है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फोरकास्टिंग बैलेंस शीट आइटम्स। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या बोला गया, फोरकास्टिंग आप करते हो ट्रेड रिसीवेबल्स की, इन्वेंट्री की, ट्रेड पेबल्स की, और ये होता है डेज टेक्निक का यूज करके। वर्किंग कैपिटल में हम लोग क्या करते हैं, आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स और इन्वेंट्री का अपन करते हैं फोरकास्टिंग, और डेज टेक्निक का यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी रेशियो एनालिसिस वाली क्लास देखी होगी, वहां पे मैंने इस चीज के बारे में जिक्र किया था कि किस तरीके से वर्किंग कैपिटल वाला फैक्टर काम करता है, क्या होता है, डेज टेक्निक क्या होती है, वहां पे मैंने आपको बताया है जब हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस किया है। ठीक है, दिस इज द मनी दैट इज लॉक्ड इन द डे टू डे ऑपरेशन। अपने को पता है वर्किंग कैपिटल, हम लोगों ने सुना भी है कि यार अगर ये नहीं हो रहा है तो मेरा पैसा फंसा हुआ है, वर्किंग कैपिटल फंसा हुआ है। ये सारी चीजें मैंने रेशियो एनालिसिस में कवर की थी। तो वहां पे बोला गया कि ये वही मनी रहता है जो हमारे डे टू डे ऑपरेशन में लॉक्ड रहता है। द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक यूज्ड टू फोरकास्ट दिस आइटम इज कॉल्ड द डेज टेक्निक। जो बहुत ज्यादा पॉपुलर टेक्निक रहती है उसको हम लोग डेज टेक्निक बोलते हैं, जो फोरकास्ट करने में मदद करती है। ठीक है, फर्स्ट वी कैलकुलेट हाउ मेनी डेज आर नेसेसरी टू रिसीव द मनी फ्रॉम द क्लाइंट्स एंड कैश trade receivables, how many days are necessary to convert into sales on average, and in how many days firm sends the payments to the supplier। ये पॉइंट मैंने वहां अच्छे से कवर किया है। कितने दिन में हमारा पैसा हमें हमारे डेटा से मिलता है, कितने दिन में हम हमारी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, और कितने दिन में हम हमारे क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं। ये चीज तो बहुत अच्छे से डिटेल में की थी मैंने रेशियो एनालिसिस में। वही चीज इस पे भी लिखी है कि उसी के बेसिस पे आप एनालाइज करते हो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भाई एवरेज इतना जा रहा है हर साल। मैंने बोला कि यार 15-20 दिन में मेरे डेटर्स दे ही देते हैं पैसा, कुछ ही होते होंगे जो 25 दिन लगाते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं लगाते, तो उसके बेसिस पे आप फोरकास्टिंग कर सकते हो ना। तो दिस इज कॉल्ड द डेज टेक्निक। ठीक है, the one this calculation has been, we can calculate the average number of days and apply it to the forecast period। वही चीज बोला मैंने, it is unreasonable to forecast significant changes to existing average if there is no specific reason for that। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से सिग्निफिकेंट चेंजेस को फोरकास्ट नहीं कर सकते, अनरीजनेबल चीजें नहीं लगा सकते हो अगर आपके पास ऐसा कोई बैकिंग नहीं है। मैंने लास्ट क्लास पे बोला था कि आपके पास डेटा की बैकिंग होनी चाहिए कि भाई ये इन्फॉर्मेशन थी इसलिए मैंने ऐसा फोरकास्ट किया। तो डेटा की बैकिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वर्किंग कैपिटल हुआ जहां पे अपना ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, ट्रेड पेबल्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया। नेक्स्ट आता है अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जेनरिक कैटेगरीज ग्रुपिंग स्मॉलर आइटम्स मॉडल एज अ परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू। जनरल कैटेगरी के एसेट्स और लाइबिलिटीज जो हो गए ये मॉडल किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू। अदर लाइबिलिटी विल इंक्लूड डिपॉजिट फ्रॉम द क्लाइंट, डिफर्ड टैक्सेस, अनपेड टैक्सेस एंड सो ऑन। दिस इज अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ लाइबिलिटीज। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, इतनी इंग्लिश आई होप कि आप लोगों को आती होगी। ठीक है, द सेम इज वैलिड फॉर द अदर एसेट्स। दे कैन इंक्लूड डिपॉजिट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्विसेज, प्रीपेड expenses, deferred tax assets and so on. So this is on the basis of the percentage of revenue. ठीक है, we can go into detail and forecast each of these lines for the entire forecast period. That is why we will forecast, they will that is why we will forecast, they will develop in line with the business. We can calculate their historical weight on revenues and assume the average percentage observed historically will be observed in future too। इसको हम लोग डिटेल पे नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू के बेसिस पे जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका फुल फॉर्म रहता है अ ग्रुप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स यूज्ड प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है।
ऊपर देखा था कि डीएनए का यूज करते हैं हम लोग पीपीई की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए, और उस पे फर्म जो रहता है न्यू एसेट्स पे भी इन्वेस्ट करता है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू। तो ये दो फैक्टर को कंसीडर करना रहता है। सबसे पहले आपका बिगनिंग पीपीई ले लो, उस पे अगर जो भी आपका डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है, मतलब जो भी वैल्यू गिरानी है उसको ले लो, अगर नया कुछ ऐड किया है एसेट वो ले लो, तो आपका एंडिंग पीपी आ जाएगा। सम मॉडलर्स प्रिफर क्रिएटिंग डिटेल्ड डीएनए शेड्यूल फॉर डिफरेंट एसेट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजफुल लाइफ, अदर्स सिंपली मॉडल कैपेक्स एज अ परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू। कुछ लोग क्या करते हैं डिटेल बेसिस पे इसको करते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली एज अ परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। एंड डीएनए एज अ परसेंटेज ऑफ द बिगनिंग पीपीई, वही चीज बोला गया है कि कुछ लोग क्या करते हैं एक डिटेल डीएनए बनाते हैं, कुछ लोग एज अ परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू ले लेते हैं आपके कैपेक्स को, और आपके डीएनए को ले लेते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ द बिगनिंग पीपीई। मतलब समझ रहे हो कि आप लोगों ने क्या किया, या तो ऐसा डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू ले लिए डिटेल्स, या तो फिर आप लोगों ने कैपेक्स को लिया है एज अ परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू एंड डीएनए को लिया है एज अ परसेंटेज ऑफ द बिगनिंग पीपीई, ठीक है। बोथ अप्रोचेस आर सॉलिड एंड डिफेंसिबल, यू कैन यूज द वन करस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव। दोनों ये अप्रोचेस सही रहते हैं, अच्छे रहते हैं, आप वो यूज करो जिसके पास आपकी इंफॉर्मेशन जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ऑन द अमाउंट ऑफ फोरकास्टिंग प्रिसिशन यू वुड लाइक टू ऑब्टेन, ठीक है, कितना आपको फोरकास्टिंग किस बेसिस पे करनी है, कितना फोरकास्ट करना है, ये सारी कितना आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे करो। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल लायबिलिटीज। द वे इन विच वी मॉडल फाइनेंशियल लायबिलिटीज डिपेंड अपॉन द फैसिलिटीज यूज्ड, मतलब कि कौन सी एग्जैक्टली फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर कोई डेट है तो बिगनिंग का डेट, कुछ पे कर दिया डेट को तो माइनस कर दो, कुछ नया डेट ले लिया तो ले लो, एंडिंग डेट आ जाएगा। या तो इस पे क्या होता है हिस्टोरिकल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना रहता है, तो इंटरेस्ट रेट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय फाइनेंशियल लायबिलिटीज आपके इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। अगर इक्विटी शेड्यूल है तो सेम गोस बिगनिंग की इक्विटी क्या है, बिगनिंग की इक्विटी कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर के एंड में जो इक्विटी थी वो इस ईयर की बिगनिंग की इक्विटी आ जाएगी। इंक्रीज इन कैपिटल, फोरकास्ट हमेशा उसको जीरो मान के करते हैं, मतलब अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं होते तो ये चीज आपको थोड़ी ऑकवर्ड सी सुनने में लगेगी, बट हम लोगों ने देखा है कि हम लोग कभी भी इक्विटी की वैल्यू उतनी चेंज नहीं होती, हम लोग मान के चलते हैं कि इक्विटी की वैल्यू इस ईयर करंट ईयर में भी सेम है, प्लस या माइनस नेट इनकम और लॉसेस जो कि हमारे पीएनएल से लिंक रहेगा, और डिविडेंड पेमेंट को आपको माइनस करना रहेगा एज अ परसेंटेज ऑफ दी फर्म्स फ्री कैश, ठीक है। तो ये आपकी एंडिंग इक्विटी आ जाएगी। रही बात कैश की, तो बिगनिंग कैश प्लस उसमें जो भी चेंजेस हुए एंड कैश आ जाएगा। ये कैश का डिटेल आपको आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा फास्ट चले गई हूँ, यू कैन स्लो द स्पीड ऑफ द वीडियो एंड समझ लो बहुत बेसिक सी ये चीजें थी, ठीक है। लास्ट में आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखना है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी हो रहा है, एंड देन यू आर डन विद दिस पर्टिकुलर सिंपल सी चीज, आपकी फोरकास्टिंग द बैलेंस शीट आइटम।